दीवानापन एपिसोड 21। अब आगे। वहां जो खड़ा था उसे देखते ही रिधान के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। तो वही जन्नत ने जैसे ही उस वाइट आउटफिट में हैंडसम इंसान को देखा तो एक पल के लिए शॉक होकर उसे देखते रह गई। इधर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, क्या आपके पास पूरे कागजात हैं उनकी बेल करवाने के लिए? वो इंसान जो काफी गुस्से में लग रहा था उसने कहा, हाँ मेरे पास पूरे कागजात हैं और अब उसे जल्द से जल्द छोड़ दो। ये कहते हुए उसने बेल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। लेकिन तभी रिधान उस इंसान की तरफ गुस्से के साथ बढ़ते हुए बोला, तो तुम फिर से आ गए मेरे काम के बीच में। ये सुनकर वो इंसान रिधान को देखकर बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती उसके साथ ही सब कुछ करते हुए? तुम्हें पता भी है उसकी उम्र क्या है और तुमने इतनी कम उम्र में उसे जेल के अंदर भेज दिया। ये सुनते ही रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या तुम उसे पसंद करते हो? लेकिन जहां तक मुझे पता है कि अभी तक तुमने सिर्फ एक ही बार उसके साथ काम किया है, वो भी मेरी कंपनी के थ्रू। तो फिर तुम दोनों के बीच इतनी जान पहचान कैसे हो गई कि तुम उसे यहाँ पर बचाने के लिए चले आए? उसकी ये बात सुनते ही वो इंसान गुस्से के साथ बोला, मैं उसे अपना दोस्त समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी घटिया सोच इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और अब मैं उसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तुमने आज अपनी हद पार कर दी रिधान सूर्यवंशी। इधर लेडीज कांस्टेबल ने जन्नत को छोड़ दिया था। जन्नत अपना सिर झुकाए चुपचाप उस इंसान के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी वो इंसान आगे बढ़ा और जन्नत के हाथ को पकड़कर बोला, आर यू ओके? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? फिर तभी रिधान की नज़र उन दोनों के हाथों पर चली गई, जिसे देखकर रिधान के हाथों की मुट्ठियां अपने आप बेतहाशा कसकर बंद हो गई। इधर जन्नत की आंखों से दूसरे ही पल आंसू गिरने लगे। वो रोते हुए आगे बढ़ी और उस इंसान के सीने से लग गई। ये देखकर अब रिधान के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा काले पड़ गए। उसने दांत पीसकर कहा, तो यही रिश्ता है तुम दोनों के बीच? ये सुनते ही उस इंसान ने गुस्से के साथ कहा, रिधान जस्ट शट अप। अगर तुमने हमारे रिश्ते के बारे में बेवजह की कोई बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिधान ने उसी तरह गुस्से में कहा, जिस तरह से ये तुमसे चिपक रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि तुम दोनों के बीच एक नॉर्मल दोस्ती का रिश्ता तो नहीं है। ये सुनकर अब उस इंसान ने गुस्से के साथ अपने दांत को पीस लिए। लेकिन तभी जन्नत ने उस इंसान को रोकते हुए कहा, वैभव प्लीज रुक जाओ। तुम्हें उनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे बचाया और अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सुनकर वैभव रुक गया और वो जैसे ही जन्नत के कमर को पकड़कर उसे अपने सीने से लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस वक्त किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। ये देखते ही वैभव गुस्से से सामने देखने लगा। रिधान ने दूसरे ही पल जन्नत को वैभव के सीने से दूर खींच लिया। ये देखकर जन्नत हैरान हो गई। तो वही वैभव ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो रिधान? पहले ही तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, अब क्या तुम उसकी जान लेना चाहते हो? रिधान ने अब दांत पीसकर कहा, जान लेनी होगी तो वो भी ले लूंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहते हुए उसने उसके हाथ को जोर से दूर झटक दिया और जन्नत की कलाई को पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगा। जन्नत रिधान के इस हरकत को देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिधान क्या कर रहा था। उसने तुरंत गुस्से के साथ कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। लेकिन रिधान ने उसके हाथ को नहीं छोड़ा। वो उसे खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। इधर वैभव भी गुस्से के साथ उसके पीछे जाते हुए बोला, रिधान तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं उसे घर ड्रॉप कर दूंगा, तुम उसे मुझे दे दो। ये सुनते ही रिधान जो बाहर निकल आया था उसके कदम रुक गए और वो सार्कास्टिक होकर वैभव को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, क्या औकात है तुम्हारी कि तुम उसे मुझसे बचाने की कोशिश करो? ये सुनते ही वैभव ने दांत पीसकर कहा, मुझे पता है कि मेरी हैसियत तुमसे छोटी है, लेकिन मेरा दिल तुमसे बहुत बड़ा है और मैं दिल से जन्नत की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम दिल से उससे नफरत करते हो। मुझे सब कुछ अच्छे से पता है, इसलिए तुम ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो कि जैसे तुम्हें किसी भी चीज़ से कोई फर्क पड़ रहा हो। ये सुनकर दूसरे ही पल रिधान आगे बढ़ा और वैभव के कॉलर को पकड़कर बोला, ये मेरा शिकार है और मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। फिर इसके लिए अगर मुझे तुम्हारी भी जान लेनी पड़े तो मैं ले लूंगा। ये कहकर उसने एक जोरदार पंच वैभव के मुंह पर मारा। वैभव 2 कदम लड़खड़ाया। ये देखकर जन्नत सदमे में चली गई और वो तुरंत हकलाते हुए बोली, रिधान ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़ दीजिए आप वैभव को। तभी वैभव भी गुस्से के साथ रिधान की तरफ बढ़कर बोला,
लगता है मुझे तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। वैभव खुराना हूँ मैं। ये कहकर वो जैसे ही रिधान को पंच करने के लिए आगे बढ़ा, उसी वक्त रिधान ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। वैभव के हाथ हवा में ही रुक गए। जन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था, और अब इस तरह से रिधान के हाथ में गन देखकर जन्नत और भी ज्यादा शॉक थी। वो तुरंत घबराते हुए बोली, रिधान ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप वैभव की जान लेना चाहते हैं? रिधान गुस्से से बोला, हाँ मैं जान लेना चाहता हूँ उसकी, और मैं जान ले लूंगा। ये सुनकर जन्नत ने रोते हुए कहा, लेकिन क्यों? क्या इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझे बचाया है और आपके प्लान पर पानी फेर दिया? क्या इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है? उसकी ये बात सुनकर एक पल के लिए रिधान रुक गया। वो जन्नत को गौर से देखने लगा। कुछ सेकंड तक उसे देखने के बाद उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। उसने उसे देखते हुए गुस्से से कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसने मेरे प्लान पर पानी फेरा है और उसके लिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही जन्नत की आंखों में दर्द आ गया। वो आगे बढ़ी और वैभव के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर वो बोली, अगर आप वैभव को मारना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मुझे मनाना पड़ेगा, क्योंकि पहला शिकार मैं हूँ ना वैभव। तो एक काम कीजिए, आप मुझे अभी के अभी मार दीजिए, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे नफरत करते आ रहे हैं, और इस नफरत में मुझे आप आज जिंदा ही मार दीजिए। तभी वैभव ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो जन्नत? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा भाई पागल है? वो वाकई तुम्हें मार सकता है। ये सुनकर जन्नत ने सार्कास्टिक होकर कहा, किसने कहा कि ये मेरे भाई है? ये सुनते ही वैभव ने हैरानी के साथ कहा, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? जन्नत ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये मेरे भाई नहीं है। इन्होंने मुझे कभी अपनी बहन नहीं माना, और अब तो मैं भी इन्हें अपना भाई नहीं मानती। क्योंकि दुनिया का कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करेगा जिस तरह इन्होंने मेरे साथ किया। आखिर कौन सा भाई अपनी बहन को जेल भेजने की कोशिश करेगा? बताएं आप मुझे। उसकी ये बात सुनकर वैभव अब चुप हो गया, और फिर उसने गुस्से से रिधान को देखकर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी खुद की बहन तुम्हें अपना भाई नहीं मान रही। ये सुनकर रिधान के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई और उसने कहा, जब हम दोनों के बीच कोई भाई बहन का रिश्ता ही नहीं है तो ये मुझे भाई मानकर क्या करेगी? मुझे बेवजह के रिश्ते बनाना पसंद नहीं है। मेरा सिर्फ इकलौता रिश्ता मेरे मॉम डैड से है, वो भी उनके बेटे होने का। इसके अलावा ना तो मैं किसी का भाई हूँ और ना ही कोई मेरी बहन है। ये कहते हुए उसने अपने गन को वापस रखा और आगे बढ़कर जन्नत के हाथ को पकड़कर उसे सीधे अपने कार की तरफ लेकर जाने लगा। वैभव ने गुस्से के साथ कहा, अगर वो तुम्हारी कुछ नहीं है तो तुम इस तरह से उस पर हक क्यों जाता रहे हो? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? उसे मेरे साथ जाने दो, मैं उसे घर ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनकर एक बार फिर से रिधान के चलते कदम रुक गए और वो गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए बोला, मेरा भले ही इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसका नाम अभी भी सूर्यवंशी खानदान से जुड़ा हुआ है, और जब तक इसका नाम उस खानदान से जुड़ा रहेगा तब तक इस पर मेरा हक रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी रहेगी। वैभव भी उसे हैरान होकर देखता रह गया। इधर उधर जन्नत को कार में लगभग पटकते हुए रिधान खुद उसके साइड में बैठ गया और कार वहां से निकल गई। इधर वैभव रिधान को जाते देख खुद से बोला, मैंने अभी रिधान की आंखों में जो देखा वो कुछ अलग ही था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो ऐसा है जो दुनिया से छुपा हुआ है, और रिधान जिस तरह से जन्नत को अपनी बहन मानने से इनकार करता है उस हिसाब से तो मुझे अब और भी ज्यादा शक हो रहा है। ये कहते हुए वो भी वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशी पैलेस में भावना के हाथ में इस वक्त वो अरेस्ट वारंट था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी वहां पर जल्दबाजी के साथ रमन आते हुए बोले, क्या हुआ मैडम? आपने मुझे एजेंट में क्यों बुलाया और आपने ये क्यों कहा कि जन्नत मुसीबत में है? मैंने तो उसे कुछ देर पहले ही हॉस्टल में छोड़ा था, सब कुछ ठीक है ना? भावना ने रमन की ये बात सुनी तो वो तुरंत घबराते हुए उस अरेस्ट वारंट को रमन को दिखाते हुए बोली, नमन ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये अरेस्ट वारंट मिला। जन्नत के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और जन्नत को शायद अरेस्ट भी किया जाने वाला है। जब से मुझे ये मिला है तब से मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। तन्मय तो बिजनेस ट्रिप पर है, इसलिए अब तुम ही हो जो ये सब कुछ संभाल सकते हो। मुझे मेरी बेटी के लिए बहुत डर लग रहा है। अभी अभी तो वो यहाँ से गई है और उसके सिर पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। ये सुनते ही रमन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत अरेस्ट वारंट को देखा। उसमें वाकई जन्नत सूर्यवंशी का नाम था।
जिसे देखकर रमन ने अब तुरंत कहा, आप फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ये कहकर वो तुरंत जैसे ही वहां से बाहर जाने को हुआ, इस वक्त भावना का फोन बजने लगा। भावना की कॉल को देखकर रमन के कदम रुक गए, तो भावना भी तुरंत जल्दी से कॉल पिक करते हुए बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी उधर से इंस्पेक्टर की आवाज आए, आपकी बेटी को रिहा कर दिया गया है और वो अरेस्ट वारंट को भी खारिज किया जा रहा है। ये सुनते ही भावना हैरान थी। रमन ने भी ये सब कुछ सुन लिया था, उसके भी चलते कदम रुक गए थे और कॉल कट हो गया। भावना ने नासमझी में कहा, आखिर पल भर में ये सब कुछ क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले मुझे ये अरेस्ट वारंट मिला और अब मुझे पता चल रहा है कि जन्नत को रिहा कर दिया गया है। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जन्नत हम सब से कुछ छुपा रही है? ये सुनकर रमन ने भी कुछ सोचकर कहा, शायद आप ठीक कह रही है। कुछ तो ऐसा है जो जन्नत हमसे नहीं बता रही है। मुझे लगता है कि हमें जन्नत से अच्छे से पूछना चाहिए, क्योंकि इस तरह से पुलिस के मामले में फंसना सही नहीं होता। बेशक से वो सूर्यवंशी खानदान की बेटी है, लेकिन फिर भी उसके आगे करियर में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर भावना ने कहा, रमन आप तन्मय के पास जल्द से जल्द फोन कीजिए और कहिए कि हो सके तो वो जल्दी अपना ट्रिप खत्म करके वापस आ जाए, क्योंकि अब तन्मय ही है जो ये सब कुछ संभाल सकते हैं और मैं तब तक जन्नत के पास कॉल करती हूँ। मैं जन्नत को अब घर बुला रही हूँ। फिलहाल के लिए जब तक ये सब मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर रमन ने अपना सर हिला दिया और वो वहां से चला गया। इधर भावना जन्नत के पास कॉल डायल करने लगी। इधर दूसरी तरफ एक कार तेज रफ्तार के साथ खाली रोड पर चल रही थी और उस कार के अंदर जन्नत सिसक कर रो रही थी। लेकिन रिधान इस वक्त अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, जैसे उसे जन्नत के रोने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। जन्नत ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे अपने हॉस्टल जाना है, लेकिन आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। तभी अचानक से चलती कार का दरवाजा खुल गया। जन्नत सीधे कार से नीचे गिरने को हुई। वो बिल्कुल दंग रह गई और तभी रिधान ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। ये देखकर जन्नत ने हकलाते हुए कहा, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़िए, मैं इस तरह से मर जाऊंगी। कार बहुत ज्यादा रफ्तार में थी और जन्नत इस वक्त चलती कार में आधी लटकी हुई थी। उसे देखकर रिधान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ देर पहले तुमने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्या अब मैं वाकई तुम्हें छोड़ दूं और जाने दूं अगर तुम कहती हो तो? इसी के साथ उसने जन्नत के हाथ को छोड़ दिया और जन्नत की जोरदार चीख निकल गई। एपिसोड 22। अब आगे। जन्नत की जैसे जान ही हलक में आ गई हो, उसने कसकर रिधान के हाथ को पकड़ लिया और डरते हुए बोली, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़िए। रिधान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा हाथ न छोड़ूं। तुम एक चीज डिसाइड क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर जन्नत ने कहा, मुझे सही सलामत घर पहुंचा दीजिए, उसके बाद मैं वादा करती हूँ कि कभी आपके साथ कार में नहीं आऊंगी। ये सुनकर रिधान ने अब गुस्से के साथ उसे अपने करीब खींच लिया। जन्नत उसके सीने से टकराए, लेकिन पता नहीं क्यों रिधान के सीने से टकराते ही उसका दिल एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा। लेकिन दूसरे ही पल वो रिधान से जल्दबाजी के साथ दूर हुई और तुरंत विंडो से बाहर देखने लगी। रिधान उसे कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर वो गुस्से के साथ बोला, वैभव खुराना से दूर रहना। अचानक से रिधान की ये बात सुनकर जन्नत ने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपकी बात समझी नहीं। जन्नत की ये बात सुनकर रिधान ने कहा, मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूँ कि तुम उस वैभव खुराना से दूर रहना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो आज तो ये सिर्फ ट्रेलर है, आगे पूरी मूवी बाकी है। ये सुनते ही जन्नत की आंखों में एक डर आ गया और उसने डरते हुए कहा, क्या आप आगे और क्या करने वाले हैं मेरे साथ? पहले ही मेरा आज करियर डूबते डूबते बचा है, प्लीज अब आप आगे मेरे साथ और कुछ मत कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इसके जवाब में रिधान ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हारी बात तभी मान सकता हूँ जब तक कि तुम मेरी बात मानोगी। ये सुनकर जन्नत ने कहा, लेकिन वैभव मेरे दोस्त हैं, उन्होंने उस वक्त में मेरा साथ दिया था जब मेरे पास मेरा कोई अपना नहीं था, तो फिर मैं कैसे उनसे दोस्ती तोड़ दूं? सॉरी पर मैं उनसे दोस्ती नहीं तोड़ सकती, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ये बात सुनकर रिधान ने अब गुस्से के साथ कहा, अगर वो तुम्हें सपोर्ट करता है तो मैं तुम्हें बर्बाद करता हूँ। तुम्हें उसका सपोर्ट चाहिए या अपनी बर्बादी चाहिए? चॉइस इज योर्स।
ये सुनकर अब जन्नत कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने मन ही मन कहा, आखिर रिधान भाई को हुआ क्या है? वो इस तरह मुझे वैभव से दूर रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? जबकि वैभव बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा से मेरा साथ देते हैं और मुझे आज उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। मैं उनके एहसान को कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए वो अब गुस्से से बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ चाहे जो करें, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वैभव मुझे हर मुसीबत से बचा लेंगे। जन्नत का वैभव पर इतना ज्यादा ट्रस्ट देखकर रिधान के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। उसने दांत पीसकर कहा, तो तुम चाहती हो कि वो मर जाए? राइट। रिधान की अब ये बात सुनकर हमार जन्नत को कुछ समझ नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, व्हाट यू मीन? आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में रिधान अब टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, अगर तुम उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं उसका साथ इस दुनिया से ही छुड़वा दूंगा। इन शॉर्ट, मैं उसे मरवा डालूंगा या फिर मैं अपने इन्हीं हाथों से उसे मार डालूंगा। ये कहते हुए वो अब गहरी मुस्कुराहट के साथ वापस अपने फोन में कुछ करने लगा। लेकिन ये सारी बातें सुनकर जन्नत का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो तुरंत हकलाते हुए बोली, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो आप उसकी सजा वैभव को नहीं दे सकते। रिधान ने बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। मैं असलियत में बहुत ज्यादा बुरा हूँ। मेरे अंदर इतनी बुराइयां है कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा उस दिन तुम मुझसे बात करने में भी डरोगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि अगर तुमने उस वैभव से मिलना बंद नहीं किया तो आगे तुम्हारे और उसके दोनों के लिए कहीं नहीं होगा। ये सुनकर जन्नत अभी कुछ जवाब देती उससे पहले ही कार रुक गई। कार रुकते ही रिधान ने बिना किसी भाव के साथ कहा, नाउ गेट आउट। ये सुनकर जन्नत ना समझी में बोली, लेकिन आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। प्लीज आप वैभव के साथ। तभी रिधान ने गुस्से के साथ कहा, तुम हो कौन जो मैं तुम्हें जवाब दूं? क्या औकात है तुम्हारी? खासकर मेरे सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए मुझसे जवाब की उम्मीद गलती से भी मत करना और अब दफा हो जाओ यहाँ से। इसी के साथ दरवाजा खुल गया। जन्नत ने अब कुछ नहीं कहा। उसने अपना से नीचे झुकाया और वो चुपचाप कार से बाहर निकल गई। कुछ ही पलों में वो कार उसकी आंखों से भी गायब हो गई। जन्नत ने पैलेस को देखा और उसे देखकर वो गहरी सांस लेकर बोली, अब तक तो शायद मॉम को पता चल गया होगा कि मेरे नाम पर अरेस्ट वारंट आया है, क्योंकि पुलिस ने बोला था कि वो पहले ही उसे घर भेज चुके हैं। लेकिन अब मैं मॉम को क्या जवाब दूंगी और फिर जब डैड वापस आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे कुछ ना कुछ बहाना सोचा होगा। ये सब सोचते हुए वो अब अंदर की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही अंदर हॉल में पहुंची, वहां पहले ही रमन और भावना बैठे हुए थे। जैसे ही रमन और भावना की नज़र गेट पर गई, वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। रमन तुरंत जन्नत की तरफ बढ़ा और उसने जन्नत को अपने सीने से लगा लिया। भावना भी तुरंत जन्नत के पास आई। जन्नत ने अपने आंखों को कसकर बंद कर लिया। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि रमन के सीने से जब जब भी वो लगती थी उसे बहुत ज्यादा सेफ महसूस होता था, जो उसे तन्मय की बाहों में भी महसूस नहीं होता था। इसलिए वो रमन की बाहों में कुछ सेकंड तक इस तरह शांति से लगी रही। लेकिन तभी भावना ने उससे कहा, जन्नत बेटा, आखिर बात क्या है? तुम्हारे नाम पर अरेस्ट वारंट घर तक क्यों आया था? ये सुनकर अब रमन ने भी उसे खुद से दूर किया और बोला, हाँ बेटा, बताओ मुझे ये सब क्या हो रहा है और तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं पुलिस स्टेशन ही आ रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम्हें अब रिहा कर दिया गया है और अब तुम सीधे घर ही आ रही हो, तब जाकर हमें तसल्ली हुई। तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हें लेकर। ये सब सुनकर जन्नत की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब सब कुछ ठीक है, आप दोनों फिक्र मत कीजिए। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो मुझे रेस्ट करना है। ये कहकर वो उनकी बातों को अवॉइड करके वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी भावना ने कहा, पर तुमने अभी तक बताया नहीं कि ये सब क्यों और किस वजह से हुआ। ये सुनकर फिर से जन्नत के चलते कदम रुक गए और उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ज़्यादा कुछ नहीं। गलतफहमी का नाम सुनकर रमन ने हैरानी के साथ कहा, ये कैसी गलतफहमी है? मैं कुछ समझ नहीं पाया और आखिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है कि तुम्हें वो अरेस्ट करने के लिए हॉस्टल तक चले आए? ये सुनकर गुस्से के साथ जन्नत ने मन ही मन कहा, मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि मैं अभी के अभी इन सब से बता दूं कि ये सब कुछ रिधान भाई ने किया है सिर्फ और सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए।
लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही मॉम डैड का रिलेशन रिधान भाई के साथ ठीक नहीं है। वो ऑलरेडी उन सब से नफरत करते हैं और अगर दोबारा से मैंने ये सब कुछ बताया और मेरी वजह से फिर से कोई प्रॉब्लम हुई तो आगे के लिए मुझे ही प्रॉब्लम हो सकती है। तभी भावना ने कहा, तुम क्या सोच रही हो? हमें जवाब दो, आखिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? यू नो वॉट, मैंने तुम्हारे डैड के पास कॉल कर दिया है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब वो वापस आएंगे तो वो उन पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर करवा देंगे जिन्होंने तुम्हें इस तरह से पुलिस स्टेशन में ले जाने की हिम्मत की है। ये सुनते ही जन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दबाजी के साथ कुछ भी मत कीजिए, डैड से मना कर दीजिए, ट्रांसफर करवाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं ठीक हूँ और उन्होंने मुझे जल्दी से रिहा भी कर दिया। मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्लीज़ मॉम, मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए आप डैड से कह दीजिए वो वहाँ आराम से अपना काम करें और मेरी फिक्र ना करें। अब मैं आराम करने जा रही हूँ। ये कहकर वो सीधे कमरे में चली गई। इधर उसकी ये सारी बातें सुनकर रमन ने गुस्से के साथ कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन पुलिस वालों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उन्हें इसके लिए सजा तो मिलनी चाहिए और अब सर ही आने के बाद उन्हें सजा दे सकते हैं। भावना ने भी अपना सर हिलाया, लेकिन भावना अभी कुछ सोच रही थी। तभी उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो। ये सुनते ही रमन ने नासमझी में कहा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इसके जवाब में भावना ने कहा, मैंने उसकी आंखों में एक खालीपन देखा है, जैसे वो अपने दिल में बहुत सारे राज छुपा कर बैठी है। वो हमसे बताना चाहती है, लेकिन वो खुलकर बता नहीं पा रही है। लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी वो सारी बातें जानकर रहूंगी। ये कहकर वो सीधे ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई। तो वही रमन ने खुद से कहा, लेकिन मुझे पहले ही किसी न किसी पर शक है। मुझे जैसे पता है कि ये सब कुछ किसने किया होगा और मुझे अब सिर्फ और सिर्फ उस इंसान से ही बात करनी चाहिए। ये कहते हुए रमन गुस्से से वहां से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ एक बास्केटबॉल कोर्ट में रिधान इस वक्त उस पूरे कोर्ट में अकेला मौजूद बास्केटबॉल खेल रहा था। उसने सिर्फ एक ब्लैक पैंट पहन रखी थी। हल्का ठंड का मौसम था, लेकिन इस मौसम में वो शर्टलेस था और पसीना उसके पूरे मस्कुलर बॉडी पर था, जिससे वो भी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो लगातार बास्केट पर बॉल से गोल पर गोल किए जा रहा था। दूर खड़े असिस्टेंट के साथ एक इंसान ये सब कुछ बस चुपचाप देख रहा था। तभी उस इंसान ने कहा, क्या ये पागल हो गया है? असिस्टेंट ने कहा, वो अपनी बहन की वजह से परेशान है। ये सुनकर उस इंसान की आंखें छोटी हो गई थी और उसने असिस्टेंट को घुरकर कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि वो उसकी बहन है? ये सुनकर असिस्टेंट अपने कंधे उचकाते हुए बोला, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही लगता है कि वो उनकी बहन है। लेकिन सिर्फ एक बॉस है जिनको ये नहीं लगता कि वो उनकी बहन है। मुझे समझ नहीं आता। ये सुनकर अब मानिक भी रिधान को देखने लगा, जो अभी भी बिना रुके गोल पर गोल किए जा रहा था। तभी असिस्टेंट ने कुछ सोचते हुए उस इंसान से कहा, वैसे सर आपको क्या लगता है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि बॉस के अंदर सिर्फ अपनी बहन को लेकर गुस्सा है या वाकई वो उनकी बहन नहीं है? ये सुनकर मानिक ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ अपने गुस्से की वजह से ऐसा कर रहा है, क्योंकि मैं भी अपनी बहन से नाराज होता हूँ तो मैं सिर्फ 1-2 दिन गुस्सा करता हूँ, सालों का गुस्सा नहीं। यहाँ बात कुछ अलग ही है। उसके इमोशंस भी कुछ अलग हैं और वो 19 सालों से उससे नफरत करता रहा है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ अलग बात है। टैक्स। तभी असिस्टेंट ने कहा, क्या इसमें हमें कुछ करना चाहिए? मानिक ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर कहा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुझे बॉस को देखकर अच्छा नहीं लगता। पहले तो उनकी फैमिली ने ही उन्हें अपने आप से दूर कर दिया और अब जब वापस आए हैं तो भी उनकी फैमिली सिर्फ और सिर्फ उनकी बहन पर ही ज्यादा ध्यान देती है। बॉस एक तरह से बहुत अकेले हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे बॉस का अकेलापन दूर हो जाए। ये सुनकर मानिक ने गहरी सांस भरते हुए कहा, अगर इसका अकेलापन दूर करना है तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है। ये सुनकर असिस्टेंट ने कहा, कैसे आइडियाज? इसके जवाब में मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं इसे एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां पर ये जब उन हसीनाओं के अदाओं को देखेगा तब ये पूरी तरह से उसमें मदहोश हो जाएगा और इसके दिल और दिमाग में जो नफरत और गुस्सा अभी चल रहा है वो सब कुछ दूर हो जाएगा। मानिक की ये बात सुनते ही असिस्टेंट अब हैरानी से उसको देखने लगा। फिर तभी वहां पर रिधान की गुस्से भरी आवाज आई, वाटर बॉटल।
ये सुनते ही असिस्टेंट तुरंत जल्दबाजी के साथ वाटर बोतल लेकर सीधे बास्केटबॉल कोर्ट में बढ़ गया। इधर मानिक भी उसके पीछे पीछे कोर्ट में आया। असिस्टेंट ने हड़बड़ी के साथ उसे वाटर बोतल दी तो रिधान उस वाटर बोतल के पानी को अपने मुंह और बालों पर डालने लगा, जिसकी बूंदें उसके अट्रैक्टिव एब्स पर भी गिर रही थी और वो उसे और भी ज्यादा हॉट लुक दे रहे थे। ये देखकर मानिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ऐसी हॉटनेस किस काम की जब तक कि तुम इसे किसी लड़की पर वेस्ट नहीं करते। मानिक की ये बात सुनते ही रिधान के हाथ एक सेकंड के लिए रुक गए। एपिसोड 23। अब आगे। उसने मानिक को घूरते हुए कहा, शायद तुम्हारी ही नज़र मेरे ऊपर गंदी हो चुकी है। ये सुनते ही मानिक के भाव बदल गए और वो तुरंत बोला, एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो तुम्हें देखकर इसलिए ऐसा कह रहा था, जिससे कि तुम अपनी इस हॉटनेस का थोड़ा तो इस्तेमाल करो। जैसे कि तुम आज मेरे साथ उस क्लब में चलो जहां पर हसीनाएं अपनी अदाएं बिखेरती हैं, और जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें वो जगह किसी जन्नत से काम नहीं लगेगी। जन्नत शब्द सुनते ही एक बार फिर से रिधान के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। उसने उस बोतल को वहीं जमीन पर पटक दिया। वो गुस्से से बोला, उस लड़की का नाम भी मत लो। आई हेट हर। ये कहते हुए उसने फिर से बॉल उठाए और वो वापस से उससे गोल करने लगा। तभी असिस्टेंट ने मुंह बनाकर कहा, क्या जरूरत थी आपको बॉस के सामने उसका नाम लेने की? बॉस अभी अभी बस थोड़ा शांत हुए थे, लेकिन अब वो फिर से गुस्सा हो गए। ये सुनते ही मानिक ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे जन्नत कहने का मतलब ये था कि वो जगह किसी स्वर्ग से काम नहीं है, और अगर एक बार रिधान वहां जाएगा तो वो मेरी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा। असिस्टेंट ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि बॉस को इन सब में इंटरेस्ट है। अगर उन्हें इंटरेस्ट होता तो ऑलरेडी एक लड़की उनके पीछे पड़ी हुई है। मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। वो मुझे बहुत इरिटेट करती है। जब देखो तब मुझे ब्लैकमेल करती है, जिससे कि मैं बॉस के खाली वक्त को उसे बता सकूं और वो बॉस के करीब आने की कोशिश कर सके। ये सारी बातें सुनकर मानिक ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई वो अभी भी रिधान के पीछे पड़ी हुई है? इसके जवाब में असिस्टेंट ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर मानिक ने कहा, अब तो इसे दूसरी लड़की की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तो इसे मैं जरूर वहां लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए वो फिर से रिधान की तरफ बढ़कर बोला, रिधान, मेरे कहने का मतलब था कि मैं आज तुम्हें जहां लेकर जाऊंगा वो तुम्हारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। इसलिए प्लीज मेरे साथ आज चलने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर रिधान ने गुस्से के साथ कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, और तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर मानिक ने मुंह बनाकर कहा, मैंने पूरा हॉस्टल का वक्त तुम्हारे साथ बिताया और फिर कॉलेज का वक्त भी तुम्हारे साथ बिताया। मुझे लगता है कि अब हम बेस्ट फ्रेंड तो बन ही गए हैं। तो फिर तुम मुझे हमेशा क्यों खुद से दूर करते रहते हो? देखो, एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। ये सुनकर रिधान अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तुम सिर्फ मरीजों का इलाज कर सकते हो, मेरा नहीं। ये सुनकर मानिक ने मुंह बनाकर कहा, मेरा नाम डॉक्टर मानिक सिंह है। मैं मरीजों के साथ साथ हर एक इंसान का इलाज कर सकता हूँ, और तुम तो मेरे दोस्त हो। तुम्हारा इलाज तो मैं फ्री में करूँगा। बस आज रात के लिए तुम रेडी रहना। ये कहकर वो मुस्कुरा दिया। रिधान ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस बास्केटबॉल खेलने लगा। पर तभी असिस्टेंट ने कहा, बड़े बॉस का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि जब तक वो घर वापस नहीं आ जाते तब तक आपको घर टाइम पर जाना होगा। ये सुनकर रिधान ने कहा, उनसे कह दो कि वो मेरे घर जाने की फिक्र ना करें। अब उस घर में उनकी वो सो कॉल्ड बेटी नहीं है, इसलिए मैं टाइम पर घर जाऊंगा। ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सर हिला दिया। इसके बाद असिस्टेंट भी वहां से चला गया। तभी रिधान मानिक को ध्यान से देखते हुए बोला, तुम मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम करो। ये सुनकर मानिक ने कहा, मैं सब कुछ करूंगा। इसके जवाब में रिधान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, बहुत हो गया ये खेल। अब आगे का खेल आमने सामने होगा, क्योंकि अब सब सामने लाने का वक्त हो चुका है। इसलिए तुम डीएनए टेस्ट की तैयारी करो। अचानक से मानिक के भाव बदल गए और वो तुरंत हैरानी से बोला, व्हाट, डीएनए टेस्ट? लेकिन किसका? इसके जवाब में रिधान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन बस इतना समझ लो कि अब वो होगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि अब अगर तबाही हो रही है तो चारों तरफ से तबाही होगी। इसी के साथ वो फिर से बास्केटबॉल खेलने लगा। तो वही मानिक ये सारी बातें सुनकर कंफ्यूजन में खुद से बोला, क्या ये आदमी पागल हो गया है? मुझे तो इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
ये कहते हुए वो भी वहां से चला गया। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त था। जब जन्नत नीचे आई तो इस वक्त डोर बेल बजी। उसकी आवाज से जन्नत ने गहरी सांस लिया और दरवाजा खोलने गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने नैना खड़ी थी। नैना जन्नत को देखते ही तुरंत आगे बढ़ी और उसे कसकर हग करते हुए बोली, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी, मैं इतने टफ टाइम पर तुम्हारे साथ नहीं थी, मुझे माफ कर दो। जन्नत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक है। ये सुनकर नैना ने कहा, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा परेशान थी। इसके जवाब में जन्नत ने कहा, एक्चुअली मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। मुझे कुछ देर के लिए आराम से सोना था। वैसे तुम्हारी आज की क्लासेस कैसे गई? ये सुनकर नैना ने मुंह बनाकर कहा, आज तो कोई क्लासेस ही नहीं हुई। ये सुनकर जन्नत ने नासमझी में कहा, लेकिन क्यों? इसके जवाब में नैना ने कहा, पता नहीं क्या हुआ। अचानक से जब हमारी क्लास स्टार्ट होने को आई थी, उसी वक्त टीचर ने कहा कि आज एक इमरजेंसी की वजह से कॉलेज को बंद करना पड़ रहा है, और वो इमरजेंसी क्या थी हमें अभी भी पता नहीं चली। अच्छा हुआ तुम आज कॉलेज नहीं गई, वरना तुम्हारा टाइम वेस्ट जाता। लेकिन ये सुनकर मुझे बुरा लगा कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, कल से हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे, क्योंकि कल से ही हमारा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियल तरीके से। ये सुनते कहीं ना कहीं अब जन्नत को कुछ रिलैक्स महसूस हुआ और उसने कहा, थैंक गॉड, वरना मैं यही सोच सोचकर परेशान थी कि कॉलेज के पहले दिन ही मैं कॉलेज ना जाने की बजाय पुलिस स्टेशन चली गई। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आज कॉलेज पहले ही बंद हो गया। तभी वहां पर भावना आते हुए बोली, तुम दोनों दोस्तों की अगर बात खत्म हो गई हो तो स्नैक्स खा लो। ये सुनकर नैना बोली, मैं तो बहुत पहले ही भूखी हूँ, जल्दी से दीजिए आंटी। ये कहकर उसने उनके हाथ से मैगी का बाउल ले लिया और उसे वही सोफे पर बैठकर खाने लगी। जन्नत भी उसके पास बैठ गई। तभी भावना ने कहा, जन्नत बेटा क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रही हो? जन्नत ने कहा, मॉम अभी मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर भावना उसे उदासी के साथ कुछ सेकंड तक देखती रही, लेकिन फिर तभी भावना ने मुस्कुराकर कहा, जन्नत बेटा जब तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स खत्म हो जाए उसके बाद तुम कैलिफोर्निया घूमने चली जाना। मैंने तुम्हारे ट्रिप की तैयारी कर दी है, इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। ये सुनकर जन्नत ने नासमझी में कहा, पर आप मुझे अचानक से कैलिफोर्निया क्यों भेज रही है? इसके जवाब में भावना ने कहा, इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है मुझे तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा मन बहल जाएगा। इसके जवाब में जन्नत ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, सॉरी मॉम, पर मैं 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया गई थी, मेरा कहीं बाहर जाने का मन नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई, तो भावना उसे देखकर उदास हो गई। तभी नैना ने कहा, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, जैसे लास्ट टाइम मैं उसे जबरदस्ती ऑस्ट्रेलिया लेकर गई थी, इस बार मैं ही उसे कैलिफोर्निया लेकर जाऊंगी। ये सुनकर भावना ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अगर तुम ना होती उसके साथ तो मुझे उसकी और भी ज्यादा टेंशन होती। तुम उसकी वाकई बेस्ट फ्रेंड हो, तुम उसे कितना ज्यादा समझती और संभालती हो। ये सुनकर नैना के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोली, आंटी मुझे पता है कि वो अभी बहुत ज्यादा मासूम है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी मासूमियत को सबसे बचा कर रखूंगी। ये सुनकर भावना मुस्कुरा दी और तभी नैना ने मन में कहा, आंटी मैं उसकी मासूमियत को दुनिया वालों से बचा कर रखूंगी, लेकिन खुद जरूर मैं उसकी मासूमियत का फायदा उठाऊंगी। ये कहते हुए वो मन ही मन जोर जोर से हंसने लगी। इधर रात का वक्त हो चला था। डिनर करने के बाद जन्नत वापस अपने डांसिंग रूम में आई। डांसिंग रूम में आते ही वो आज कुछ अलग ही धुन में प्रैक्टिस करने लगी। वो एक विराग धुन था। उस विराग धुन पर वो अपनी आंखें बंद किए लगातार नाचे ही जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से म्यूजिक बंद हो गया। ये देखते ही जन्नत के थिरकते कदम एकदम से रुक गए। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने रिधान खड़ा था। रिधान को देखकर जन्नत ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो वापस से बिना म्यूजिक के ही आंखें बंद करके इधर से उधर घूमने लगी। रिधान उसकी हरकत को देखकर गुस्से से बोला, क्या जेल जाने की वजह से तुम पागल हो गई हो? जन्नत ने बिना रुके ही कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। रिधान आप गुस्से से उसकी तरफ बढ़कर बोला, तुम मुझे अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इसके जवाब में जन्नत ने कुछ नहीं कहा और वो बस अपनी आंखें बंद किए नाचती रही। तभी रिधान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, स्टॉप इट, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं अभी। दूसरे ही पल जन्नत ने रिधान के हाथ को जोर से झटक दिया और गुस्से के साथ बोली, तो क्या करूं?
अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो क्या मैं किसी कठपुतली की तरह आपकी बात सुनते रहूं और आपके इशारों पर नाचती रहूं? क्या यही चाहते हैं आप मुझसे? ये सुनकर रिधान ने गुस्से के साथ कहा, तुम मुझसे अब ऊंची आवाज में बात करोगी? जन्नत ने अपनी आवाज और भी ज्यादा ऊंची करते हुए कहा, हाँ करूंगी। मुझे आपसे कोई डर नहीं है। यू नो वॉट, आपने मुझे खिलौना बनाकर रख दिया है जिसे अपनी मर्जी से आप नाचना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे आप रिधान सूर्यवंशी हैं, वैसे मैं भी जन्नत सूर्यवंशी हूँ। जो खून आपके अंदर है वही खून मेरे अंदर भी है। मैं आपसे कम नहीं हूँ और ना ही मैं अब आपसे डरने वाली हूँ। लेकिन ये सुनकर अचानक से रिधान ने सार्कास्टिक होकर मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुम गलत कह रही हो। सूर्यवंशी खानदान का खून सिर्फ मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं। ये सुनकर जन्नत ने भी सार्कास्टिक होकर कहा, आपके मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। मेरे रगों में आपका ही खून बह रहा है। इसलिए ये जो आप मुझसे दुश्मनी वाला खेल खेल रहे हैं, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक आपके बारे में फैमिली वालों से नहीं बताया। अगर मैंने गलती से मॉम डैड से बता दिया कि आपने मेरे साथ आज क्या किया है, तो कहीं उसकी वजह से मॉम डैड आपको फिर से घर से बाहर न निकाल दे। उसकी ये बात सुनते ही रिधान एक सेकंड के लिए स्पीचलेस हो गया और वो दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोला, खून खून होता है और तुम हमारा खून नहीं हो। ये तुम्हारी बातों से साफ साफ पता चल गया। तुम अब अपना असली चेहरा दिखा रही हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मेरे परिवार से अलग करोगी। ये सुनते ही जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, अभी तक तो नहीं, लेकिन आज मैंने बहुत कुछ सोचा और सोचकर मुझे ये एहसास हुआ कि आपके सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि अब तो मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे लड़ाई करूंगी। तब जाकर मैं अपनी असली पहचान पाऊंगी, वरना आप तो मुझे कहीं का नहीं समझते। ये सुनकर अब रिधान ने बुरी तरह अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और वो गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़कर बोला, तुम आज अपनी हद पार कर चुकी हो। इसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही जन्नत दूसरे ही पल अपने कदम पीछे लेने लगे, पर तभी रिधान ने गुस्से के साथ जन्नत की कलाई को पकड़कर अपने करीब खींचा। वो उसकी गर्दन को दबाते हुए बोला, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर नहीं लगता तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत का डर क्या होता है। ये सुनकर अभी भी जन्नत की नजरें रिधान की नजरों से नहीं हटी। वो उसी तरह बिना किसी डर के रिधान की आंखों में देखकर बोली, एक ना एक दिन सभी को मरना है और अगर आप मुझे अभी मार डालेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मार डालिए मुझे। ये सुनते ही एक बार फिर से रिधान के भाव बदल गए और दूसरे ही पल उसने उसके बालों में हाथ डालते हुए कहा, शायद मौत से तुम्हें अभी डर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान मरने से भी ज्यादा उस चीज से घबराता है जब कोई कीमती चीज उससे दूर होती है। और अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारी कीमती चीज को तुमसे दूर करूंगा। ये कहते हुए उसने उसके बालों को अपने मुट्ठियों में भर लिया और दूसरे ही पल उसे छोड़कर वहां से बाहर निकल गया। वही ये सुनकर जन्नत शॉक्ड हो गई और वो संभाल नहीं पाए और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वो दर्द से सिसक उठी। क्या होगा अब आगे? क्या सच आएगा अब सामने? आप लोग कमेंट में बताएं।